हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे गवर्नमेंट जॉब मास्टर पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 के ईएसआई लेक्चर सीरीज की शुरुआत कर दी है और अभी तक हमने टोटल 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है हमारे लेक्चर सीरीज को तो प्लीज जाइए और इन सातों लेक्चर को बहुत अच्छे से नोट्स बना के करिए, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो फाइनेंस का सिलेबस है आपका आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 का और जो ईएसआई का सिलेबस है वो काफी ज्यादा ओवरलैप करता है। तो मैंने कुछ चीजें ऐसी है जो आपकी इकोनॉमिक्स में भी है और फाइनेंस में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। तो आप लोग प्लीज जाइए, एक बार फाइनेंस की प्लेलिस्ट को देखिए। अगर आपका फाइनेंस एकदम जीरो है, कुछ भी नहीं आता, उस लेक्चर सीरीज को देखने के बाद ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको सारा फाइनेंस एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा। बस यकीन मानिए दोस्तों, इस चैनल में बने रहिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह है इवोल्यूशन ऑफ मनी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बार्टर सिस्टम। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब पेपर करेंसी एग्जिस्ट नहीं किया करती थी। तब भी तो ट्रेड होता था। ट्रेड हमारी जिंदगी का इंडिस्पेंसिबल पार्ट है दोस्तों। हम नहीं थे तब भी ट्रेड होता था, हम हैं आज भी ट्रेड हो रहा है, और अब जब हम नहीं रहेंगे तब भी ट्रेड होता रहेगा। तो दोस्तों, जब पैसे ही नहीं थे तो ट्रेड पहले कैसे हुआ करता था? उसका जवाब और कहीं नहीं, हमारे बार्टर सिस्टम में छुपा हुआ है। तो ये बार्टर सिस्टम है क्या? हम लोग क्यों इतना बार्टर सिस्टम को इम्फेसाइज कर रहे हैं आज यहाँ पे? तो जानिए दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फूड की जरूरत है, खाने की अगर आपको ज़रूरत है और मुझे कपड़ों की ज़रूरत है, तो पर मेरे पास खाना है और आपके पास कपड़ा है। एक और चीज़, दो कंडीशन है। आपको एक डिमांड है, आपकी किसकी डिमांड है? आपको फूड की ज़रूरत है पर आपके पास कपड़ा है। ठीक है, ये भी एक कंडीशन याद रखना। और मुझे किसकी ज़रूरत है? मुझे कपड़ों की ज़रूरत है पर मेरे पास फूड है। तो अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का कंडीशन बन गया। आपकी नीड को मैं फुलफिल कर सकता हूँ और आप मेरी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेड सिस्टम बैठ गया, बढ़िया बैठ गया। जो सिस्टम बैठा, इसे ही हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बार्टर और हैगलिंग referred to the most ancient form of direct trade when commodities got traded between two persons of the same value without money or another medium of exchange. It enabled trade to flourish across various civilizations, contributing to the growth of cities, exchange of knowledge, and interaction of people. तो दोस्तों, आई होप आपको बार्टर सिस्टम क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम की प्रोज और कॉन्स क्या क्या है। प्रोज में जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो सिस्टम है काफी सिंपल है। इससे आप अपना कस्टमर बेस को काफी अच्छे से एक्सपैंड कर सकते हो। आप कैसे एक्सपैंड करोगे? जैसे कोई आपका एक कस्टमर होगा जो फूड की बार बार तलाश में होगा, कोई ऐसा कस्टमर होगा जिसे कपड़े चाहिए होंगे, तो कोई ऐसा कस्टमर होगा जिसे रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, तो कोई ऐसा कस्टमर होगा जिसे फिनिश्ड गुड्स चाहिए होंगे। तो हर एक कस्टमर को आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। इससे आप क्या करेंगे दोस्तों, आपके पास जो चीज़ है उसके हिसाब से आप अपना कस्टमर बेस को बढ़ाते जाएंगे। आपकी जो नीड है उसके हिसाब से भी आप जाएंगे दोस्तों किसी और के पास जिसके पास वो सामान होगा। उससे करते करते आपका इंट्रैक्शन बढ़ेगा, इससे आपका कस्टमर बेस, सोशलाइजेशन स्किल्स, सब कुछ काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा। ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें ओवर एक्सप्लॉटेशन दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज का नहीं होगा। ठीक है, जितना नीड है बंदा उसी हिसाब से आपसे मांगाएगा। जब आपके पास अधिक पैसे हो जाते हैं तो आप कभी कभी लग्जूरियस लाइफ जीने के कारण कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें भी कर देते हैं जिससे पॉल्यूशन बढ़ जाए, कुछ कर हो जाए। पर यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा ये सब, क्योंकि देखो, एक तो बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि आपको जगह जगह जाके अपने नीड्स के अकॉर्डिंग आपको सामान लेना होगा। ठीक है, और जितनी ज़रूरत है आप उतना ही सामान लेंगे, आप उतना ही उसको यूटिलाइज भी करेंगे। होता है ना दोस्तों, जब आपको पता होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी जब खत्म होने वाली रहती है तो वो बंदा एकदम फूक फूक के कदम रखता है और अपने पैसों को उस हिसाब से ही खर्चा करता है। पर जब आपके अकाउंट में सैलरी फर्स्ट डे में आती है तो आप पैसा जल्दी जल्दी ज़्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि आपको लगता है अरे बाप रे, हमारे पास इतना सारा रिसोर्सेज तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जब खत्म होने का कगार पे आता है तो आप थोड़े से सतर्क हो जाते हैं। तो वैसे ही बार्टर सिस्टम में भी होता था। ठीक है।
और बार्टर सिस्टम में दोस्तों एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि कोई भी एक पर्टिकुलर जगह में इकोनॉमिक पावर नहीं बढ़ेगी। आजकल जहाँ पे ज़्यादा पैसा होता है वहीं पे इकोनॉमी काफ़ी फ्लोरिश करने लग जाती है। जैसे मुंबई, वहाँ पे बिलियनियर्स काफ़ी रहते हैं, तो वो जो सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते चली जाती है। और जब अगर हम कोई रूरल जगह में जाए जहाँ पे उतनी पैसे नहीं है, जहाँ पे एक्सचेंज कम हो रहे हैं, तो वहाँ पे वो सिटी उतनी डेवलप नहीं हो पाती। बट बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था दोस्तों, कहीं भी कोई भी जगह में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर नहीं होता था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है बार्टर सिस्टम ने जो हमें दी। अब यहाँ पे इनके कुछ कॉन्स भी होंगे, डेफिनेटली होंगे दोस्तों, ठीक है। एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, बिल्कुल ये बात दोस्तों सही है। क्या आप 2, 5, 10 एप्पल की कीमत एक कपड़े से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। सब चीज़ों की वैल्यूज अलग होती है, हम उसे नाप तोल के एक कॉमन वैल्यू नहीं रख सकते दोस्तों। तो ये एक फ्लॉज था बार्टर सिस्टम में जो था। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, ये एक अनदर फ्लॉ है दोस्तों। आप अपने कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसको आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कोई भी आप बड़ी साइकिल है, साइकिल को एक्सचेंज कर रहे हो, साइकिल को तोड़ के दे दिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये एक वन ऑफ द फ्लॉज और है। फिर लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम रही है बार्टर सिस्टम में। क्योंकि दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर आपको फूड की ज़रूरत है और किसी और को कोई खाने की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आपको फूड की ज़रूरत है और किसी को कपड़े की ज़रूरत है, तो आपको वैसे इंसान को ढूंढना होगा, ठीक है। आपको वैसे इंसान को ढूंढना होगा जिसे फूड की ज़रूरत है और फिर आपको भी कपड़े की ज़रूरत होनी चाहिए। तो आप समझ रहे हो, वो इंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए जो आपको चाहिए और वो उसको चाहिए जो आपके पास है, और जो आपके पास नहीं है आपको उससे लेना है, समझे। तो ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, ये जरूरत हो जाती है बार्टर सिस्टम में, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो हमेशा देखी गई है, तब के ज़माने में तो थी ही। तो बार्टर सिस्टम के ये कुछ प्रोस थे, ये कुछ कॉन्स है दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बार्टर सिस्टम के कॉन्स को देखने के बाद एक बहुत अच्छा सिस्टम हमारे वैल्यू चेन में आ गया, वो है मनी सिस्टम, ठीक है। मनी सिस्टम में आने से हमारे पास जो बहुत बड़ी तब्दीली हुई वो है एक वैल्यू आ गई हमारे पास कुछ मेजर करने को, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर आपको कुछ बड़े से बड़ा सामान भी लेना होगा दोस्तों, आप मनी के थ्रू ले सकते हैं, वो भी एक पेपर करेंसी के थ्रू ही आप ले पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बड़ा सामान खरीदना है तो आपको भी उसके बदले कुछ और बड़ा सामान लेना पड़ रहा है। काफ़ी हैंडी सा चीज़ आपको ले जाना पड़ता है, बस उसमें एक वैल्यू होगी जो कि वाइडली एक्सेप्टेड होगी, गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की गई होगी, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये एक मनी सिस्टम का ही पार्ट होता है। ये एक वैल्यू को मेजर करता है, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्ट करता है। और दोस्तों मनी की सबसे अच्छी बात है कि आप इसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपके पास 100 रुपए है, तो आप उसको जाके एफडी करा सकते हैं बैंक में, या तो उसको कहीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इससे दोस्तों जो आपकी वैल्यू ऑफ मनी है वो आने वाले टाइम में बढ़ती भी जाएगी, ठीक है। और एक ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हो सकता है दोस्तों, आप ट्रांसफर कर सकते हैं इसको, इसे बड़े आराम से, काफ़ी सारे इसको आप डिले पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसे आप लोन की तरह में आपको करना हो डिले भी कर सकते हैं पेमेंट को। और आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लोन में जैसे आप इंटरेस्ट भरते हैं दोस्तों, हर एक टाइम के साथ आपकी वैल्यू ऑफ मनी भी बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से आप इंटरेस्ट भी पे करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मनी सिस्टम में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो दोस्तों अब जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो है मनी सिस्टम के बारे में। कमोडिटी मनी जो होता है दोस्तों, कमोडिटीज़ की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उसके थ्रू आप चीज़ों को ट्रेड करते हो, और अगर आप नहीं भी कर पाए तो भी आप उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ कंट्रीज़ में व्हील के दांत, टोबैको, ये सब चीज़ों के थ्रू भी एक्सचेंज या ट्रेड किया जाता था। ये कम्युनिटी मनी का ही पार्ट है। फिर आता है आपका मेटेलिक मनी, मेटल्स के थ्रू आपका एक्सचेंज होता है दोस्तों। मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं, आपके प्रीशियस मेटल्स सारे, उनकी अपनी एक वैल्यू हो जाती है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इनकी अपनी एक वैल्यू होती है, उसके थ्रू भी एक्सचेंज किया जा सकता है। फिर आता है आपका पेपर मनी, इसमें यूजुअली ये फियाट मनी होता है, इसमें लोगों का ट्रस्ट होता है, फेथ होता है, गवर्नमेंट भी कहती है कि इसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। कुछ भी खरीदना, जैसे हम लोग कुछ भी खरीदते हैं तो क्या करते हैं, करेंसी देते हैं, पैसे देते हैं, रुपीस देते हैं, तब जाके आपको कुछ चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि ये फियाट है, मतलब गवर्नमेंट का भरोसा, आप लोगों का भरोसा, गवर्नमेंट का मैंडेट दिया गया है कि हाँ आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करेगा। फिर बैंक मनी हो गया आपका। फिर क्रिप्टो करेंसी आ जाती है दोस्तों, जिसमें कि
आप लोग कुछ क्रिप्टो कॉइन्स खरीदते हैं, बिटकॉइन फॉर एग्जांपल बिटकॉइन आपने खरीद लिया, उसकी एक वैल्यू हुई, फिर आपने वो वैल्यू को निकाल लिया। बस फर्क इतना होता है दोस्तों, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है इसमें, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन नहीं होता, किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता, ये आपका क्रिप्टो करेंसी में। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों ये सब टॉपिक्स। तो दोस्तों जैसे कि हमने कमोडिटी मनी के बारे में पढ़ा था कि कुछ ऐसे कमोडिटीज होते हैं उसके थ्रू एक्सचेंजेस या ट्रेड हो जाया करते थे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए। यूएस में टोबैको यूज हुआ करता था, ठीक है, लोग टोबैको यूज करते थे, कुछ भी उन्हें खरीदना हो तो टोबैको दे दिया करते थे, उसके बदले में कुछ चीजें ले लेते थे। इंडिया में वैसे कवेरीज थी, वैसे ही एक एस्टेक में कोकोआ बीन्स था, फिर वेल टीथ भी यूज किया जाता था फिजी में। तो ऐसे ही अलग अलग रीजन में अलग अलग चीजों का यूज किया जाता था। पर दोस्तों यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। अभी जैसे हमारे पास एक होता है एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट। एक्सचेंज रेट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, रुपी या डॉलर में कन्वर्शन करने का एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट आता है। फॉर एग्जांपल 80 रुपए की वैल्यू अगर $1 चल रही है, तो आप कोई अगर यूएस में गए, आपने 80 रुपए दे दिया तो आपको वहां की करेंसी मिल जाएगी, ठीक है, ये ऐसे आप समझ सकते हैं ऐसे। पर यहाँ पे अब क्या होता था, यूएस में अभी टोबैको चल रहा है, ठीक है, इंडिया में कोवेरिस चल रही है, पर कोवेरिस यूएस में नहीं चल रही और टोबैको इंडिया में नहीं चल रहा। इसके कारण आप लोग आपस में एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं। समझे आप इसका कॉन्सेप्ट? अलग अलग रीजन अपने आपस में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम हो रहा था कि फेस वैल्यू मैच नहीं कर रही थी। फेस वैल्यू जो थी हर एक रीजन में वेरी करती थी, ठीक है, समझे। फिर फेस वैल्यू वॉज नॉट सेम फॉर आउटसाइडर्स जनरली बल्कि टू कैरी। बिल्कुल, आप ऐसी चीजों को अगर आप ट्रेड में यूज करेंगे, आपको ट्रेड करने के लिए जो मनी है उसको ले जाने में ही आपको काफी दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है कि पीठ भी टूट जाए, कुछ हो जाए। तो ये कम्युनिटी मार्केट का, कम्युनिटी मनी का एक फ्लॉ है उसको। फिर आता है दोस्तों हमारा मेटेलिक मनी का कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दिया था, गोल्ड कॉइन जिसे हम मोहर कहते थे, सिल्वर कॉइन रुपया कहते थे, कॉपर या ब्रॉन्ज कॉइन को हम दाम या पैसा कहते थे। ये सब आप एक्सचेंज कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी खासियत ये थी कि इसकी अपनी एक वैल्यू हुआ करती थी, ठीक है, और ये नॉन पेरिशेबल है, फट फुटा नहीं जाएंगे, बढ़िया नॉन पेरिशेबल है ये सब। और साथ ही साथ दोस्तों इनकी एक और खासियत थी कि डिविजिबल है और ये फंजिबल भी है। अगर आपका जो एक कॉइन है, दूसरे कॉइन का भी जो वैल्यू वही वाला कॉइन अगर होगा तो उसका भी वैल्यू सेम ही होगा, ठीक है। और ये फॉरेन ट्रेड भी इससे हो सकता है। फॉरेन ट्रेड इन द सेंस आप लोग एक्सचेंज रेट जो मैंने कहा, आपने डॉलर दे दिया, ठीक है, आपने डॉलर खरीदा, आपने पैसे दे दिए, तो वो एक्सचेंज कर सकते थे। बट कमोडिटी मार्केट में ऐसा नहीं हो पाता था। कमोडिटी मनी में क्या होता था, अपने अपने रीजन की अपनी अपनी पहचान होती थी, वो तो वहाँ चल ही नहीं रहा है, उसको उस कंट्री उस रीजन में वो सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं है, तो वहाँ दिक्कत आ रही थी। बट यहाँ पे दिक्कतें नहीं आएंगी, तो फॉरेन ट्रेड भी पॉसिबल हो जा रहा था। बस एक प्रॉब्लम था, ये भी बल्कि हो जा रहा था कैरी करने को। फिर दोस्तों जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है पेपर मनी का कॉन्सेप्ट। ये हर एक टाइम में इवॉल्व होता गया हमारी कंट्री में, वो मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डेट को सेटल करना हो, कोई भी पेमेंट करना हो अपने टेरिटरी में, तो ये जो पेपर मनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिएट भी है, इसका डोमिनेंस रहेगा, इसमें पब्लिक ट्रस्ट इसमें मेंटेन रहेगा, गवर्नमेंट के द्वारा इसमें सैंक्शन रहेगा कि आपको ये यूज़ कर सकते हो और आप डिनाई नहीं कर सकते इसे लेना भी। तो ये सब चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। 1935 में से 56 के बीच में अगर एक पीरियड ऐसा था जहाँ पे आपको 40% आपको जो गोल्ड थे वो रिजर्व करने पड़ते थे अगर आपको अपनी खुद की करेंसी को प्रिंट करना है। वैसे 1956 में ये 115 सीआर गोल्ड को रखना पड़ता था आपको फॉरेन एक्सचेंज में, और साथ ही साथ आपको 400 करोड़ रुपए फॉरेन सिक्योरिटी के रूप में रखना होता था। फिर आपके 1995 से चीजें काफी चेंज हो गई। यहाँ पे आपको आपको गोल्ड ही रखना था, जिसमें 115 सीआर का आपको गोल्ड रखना था, और फिर आपको बैक करना था फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब कुछ एसेट्स आपके होने चाहिए। टी बिल्स हो गया, टी चेक बिल्स हो गया, ठीक है, टी चेक डिमांड ड्राफ्ट हो गया, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस, ये सब चीज़ों से आपको बैक करना पड़ता था। और से कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं दोस्तों, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, रुपए हो गया, वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग ये टॉपिक को आज एंड करते हैं। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।